यार आज सचमुच तुझे खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मौका देखकर गौरव ने शैलेंद्र से कहा। और अब ये खुशी ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। बनी ही रहेगी, शैलेंद्र बोला। हाँ यार, देर से ही सही, मगर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने दुखों की छाया काव्या पर कैसे पड़ने दे सकता हूँ, जब उसने मेरी खुशियों के लिए अपना जीवन बिना सोचे समझे मेरे नाम कर दिया। ये हुई ना बात। फिर देर किस बात की है? मतलब ये कि तू बता रहा था ना कि सोफे में सोने से तेरी पीठ में दर्द रहने लगा है, तो अब से सोफे पर मत सोना। उसने आंख मारते हुए कहा। उसके लिए अभी टाइम है, मैं जानता हूँ। काव्या इसके लिए कभी मना नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि काव्या भी मुझे पूरे दिल से अपनाए, ना कि मजबूरी में। सही कह रहा है यार, और उसे मनाने का काम तू अच्छे से कर लेगा, मुझे मालूम है। तो चल फिर मार्केट चलते हैं। मार्केट किस लिए? गौरव ने हैरानी से पूछा। तेरी तरफ से मेरे बेटे के लिए गिफ्ट लेने। अब वो पहली बार तेरे घर आया है, तो तू कुछ उसे गिफ्ट नहीं देगा क्या? इतने में कीर्ति ने आवाज लगाई। आ जाइए, खाना तैयार है। वो चारों लोग खाना खाने बैठ गए। काव्या ने प्लेट में खाना डालकर शैलेंद्र को दे दिया और कीर्ति ने गौरव को। इसके बाद कीर्ति खुद गौरव की प्लेट में उसके साथ खाना खाने के लिए बैठने लगी और काव्या से बोली, काव्या तुम भी बैठो ना। काव्या की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि कीर्ति दूसरी प्लेट ही नहीं लेकर आई थी। कीर्ति ने फिर कहा, काव्या बैठ क्यों नहीं रही हो? इस पर काव्या बोली, मैं अंदर से एक प्लेट लेकर आती हूँ। कीर्ति बोली, अरे क्यों? शैलेंद्र भैया के साथ खाओ ना। क्यों भैया, अपने साथ नहीं खिलाओगे काव्या को? अरे मैंने कब मना किया है? आओ काव्या। उसने अपने बगल की कुर्सी की ओर इशारा किया। साथ खाने से प्यार बढ़ता है, कीर्ति बोली, और साथ में बर्तन भी कम निकलते हैं। गौरव ने चुटकी ली। काव्या चुपचाप बैठकर शैलेंद्र के साथ खाना खाने लगी। तीनों लोग चुपचाप बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन काव्या के मन में अलग ही हलचल मची हुई थी। शैलेंद्र के साथ एक ही थाली में खाना खाना उसको अलग ही अपनेपन का एहसास दे रहा था। खाना खाते खाते गौरव बोला, कीर्ति खाना खाने के बाद चलो बाहर चलते हैं। बाहर कहाँ? बाहर कहाँ क्या मतलब है? मॉल चलते हैं। तुम्हें कुछ शॉपिंग करनी थी ना, चलो इसी बहाने चारों घूम भी आएंगे। गौरव ने काव्या की तरफ इशारा किया, जो सर झुकाकर खाना खा रही थी। तो कीर्ति समझ गई। हाँ हाँ चलो चलते हैं। खाना खाने के बाद चारों एक ही गाड़ी में चल दिए। गौरव के कहने पर कीर्ति आगे बैठी और पीछे शैलेंद्र काव्या के साथ। मॉल में जाकर गौरव कीर्ति से बोला, कीर्ति जब तक तुम अपना सामान देखो, मैं और शैलेंद्र आते हैं। बोलते हुए दोनों दूसरी तरफ चले गए। आगे जाकर फर्नीचर डिपार्टमेंट से शैलेंद्र ने एक बेबी बेड खरीदा। गौरव ने हैरान होकर पूछा, ये किसके लिए? शैलेंद्र बोला, ओब्वियसली मैं तो इस पर सोऊंगा नहीं, तो गोलू के लिए ही है, जिससे कि रात में उसकी नींद खराब ना हो। बोलते हुए शैलेंद्र ने गौरव को आंख मारी। गौरव सब समझ गया। ओह समझा, सफलता की ओर पहला कदम। शैलेंद्र पेमेंट करने के लिए पर्स निकालने लगा, तो गौरव ने उसका हाथ रोक दिया और बोला, यार इसकी पेमेंट तो मैं ही करूंगा। शैलेंद्र ने उसे रोका नहीं और बोला, वैसे भी तू ही तो गोलू को गिफ्ट दे रहा है, मैं अपनी तरफ से खरीद कर थोड़ी ले जा रहा हूँ। दोनों हंसने लगे। सामान गाड़ी में रखवा कर वो लोग काव्या और कीर्ति की तरफ चल पड़े। जब वो लोग पहुंचे तो कीर्ति कुछ सामान ले रही थी, तो काव्या बड़े प्यार से वहां टंगी हुई रंग बिरंगी चूड़ियों को हाथ से छूकर देख रही थी। तब तक कीर्ति भी पेमेंट करके आ गई। अब चारों लोग निकलने लगे तो शैलेंद्र बोला, तुम लोग चलो मैं आता हूँ। अंदर जाकर उसने काव्या के लिए वही चूड़ियां खरीद लीं और सबके साथ बाहर आ गया। बाहर आकर सबने आइसक्रीम खाई। शाम हो गई थी। सबका मन मूवी देखने को था, मगर गोलू और तनु परेशान करेंगे, ये सोचकर सबने पार्क घूमने का प्लान बनाया। काव्या मॉल में घूम घूम कर गोलू को गोद में लिए हुए बहुत थक गई थी। उसका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उसका उतरा चेहरा देखकर शैलेंद्र समझ गया और पार्क में घुसते ही गोलू को उसकी गोद से ले लिया और उसके साथ साथ चलने लगा। उसके बिना कुछ बोले ही शैलेंद्र ने उसके मन की बात जान ली थी। ये सोचकर काव्या को बहुत ही अच्छा लग रहा था।
थोड़ी देर घूमने के बाद कीर्ति बोली, अब घर चला जाए, बच्चे बहुत थक गए हैं। हाँ, गोलू के भी सोने का टाइम हो रहा है, तभी चिड़चिड़ा हो रहा है। काव्या भी तुरंत बोली। शैलेंद्र और काव्या गौरव और कीर्ति को छोड़ते हुए अपने घर आ गए। घर आते ही काव्या गोलू को सुलाने लगी तो शैलेंद्र ने फटाफट मेन बेड से सटाकर बेबी बेड सेट कर दिया। काव्या ने जैसे ही देखा तुरंत शैलेंद्र से बोली, इसकी क्या जरूरत थी, इतना बड़ा बेड है तो। शैलेंद्र ने जवाब दिया, मैंने नहीं खरीदा है, गौरव ने गिफ्ट दिया है। आज गोलू पहली बार उसके घर गया था ना, इसलिए। लेकिन आपको मना कर देना चाहिए था। अरे मना करने से उसको बुरा लग सकता है, और अब आ ही गया है तो गोलू को इसी में सुलाने की आदत डाल दो, इसको अच्छा लगेगा। काव्या ने गोलू को उसी बेड में लिटा दिया और खुद कपड़े बदलने चली गई। जब तक शैलेंद्र भी कपड़े बदलकर बाहर वाले रूम में लेट गया, तभी गौरव का फोन आया। हेलो, क्या हो रहा है मेरी जान? कुछ नहीं, बस लेटा हूँ। तुम बताओ कैसे याद किया? बात कुछ आगे बढ़ी। अबे गधे, तू तो हर समय घोड़े पर सवार रहता है, अभी तो सिर्फ पहला कदम बढ़ा है। आज अपने लिए जगह बना ली है, धीरे धीरे उस जगह में सेट भी हो जाऊंगा। उस दिन तो बोल रहा था कि सोफे पर लेटने से पीठ दर्द होने लगी है। हाँ यार, रोज रात में बाम लगाता हूँ तो बेड पर लेटा करना। अरे वो भी समय आएगा। ग्रेट, अपडेट्स देते रहना। अभी तू जा कीर्ति के पास और फिर मुझे अपडेट्स देते रहना, फिर मैं तुझे दूंगा। ये मत भूलो, मेरी वाली तुझे भाई मानती है, उसके बारे में ऐसी बातें करना तुझे शोभा नहीं देता। तो कोई बात नहीं, मेरी वाली से तुझे भी राखी बंधवा दूंगा। ओके, गुड नाइट, कहते हुए गौरव ने फोन रख दिया। लेकिन आज वो बहुत खुश है, क्योंकि उसका यार गमों की दुनिया को छोड़कर वापस खुशियों की दुनिया में आ गया है। शैलेंद्र भी हंसते हुए गुड नाइट बोला और तकिया उठाने लगा तो अचानक पीठ में दर्द हुआ। उसने उठकर बाम लिया और अपनी पीठ में जहां तक हाथ पहुंच रहा था धीरे धीरे लगाने लगा। थोड़ी देर बाद पेट के बल सोफे में सो गया। अगले दिन काव्या ने पुष्पा जी को कीर्ति और गौरव के घर की सारी बातें बहुत खुश होकर बताईं और गोलू का बेड भी दिखाया। पुष्पा जी को काव्या की बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था और ये भी समझ में आ रहा था कि उनकी कोशिश रंग ला रही है। अगले दिन रात के खाने के समय काव्या ने टेबल पर खाना लगाया। जब शैलेंद्र जाकर बैठा तो काव्या ने उसको प्लेट में खाना डालकर दे दिया। गोलू को कौशल जी ले गए थे तो वो उन्हीं के पास खेल रहा था। काव्या जैसे ही अपनी प्लेट में खाना डालने लगी, शैलेंद्र ने उससे कहा, इसी प्लेट में खा लो ना। नहीं, मैं दूसरी प्लेट में खा लूंगी, उसने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया। क्यों, मेरे साथ नहीं खाओगी? शैलेंद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज में इतनी कशिश थी कि काव्या मना कर ही नहीं सकती थी। वैसे भी इसमें कोई बुराई नहीं है, पति पत्नी एक साथ एक प्लेट में खाना तो खा ही सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, धीरे से कहते हुए काव्या ने अपनी कुर्सी शैलेंद्र के बगल में सरका ली। अभी वो बैठी ही थी कि शैलेंद्र ने रोटी का कौर तोड़कर उसमें थोड़ी सब्जी लगाकर काव्या की ओर बढ़ा दिया। काव्या हैरान रह गई, फिर उसने धीरे से अपना मुंह खोल दिया और शैलेंद्र ने उसे खिला दिया। हालांकि शैलेंद्र का मन था कि काव्या भी उसे खिलाए, लेकिन काव्या चुपचाप अपनी रोटी खाती रही। खाना खाने के बाद काव्या जैसे ही प्लेट उठाने लगी तो कौशल जी गोलू को लेकर आ गए और शैलेंद्र को देते हुए बोले, लो बेटा, अब ये रुक नहीं रहा है, अब खेल खेल कर थक गए हैं तो नींद आ रही होगी। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने पहले गोलू के लिए दूध गर्म करके बोतल में डाल दिया और उसे लेने लगी तो शैलेंद्र बोला, तुम अपना काम खत्म करो। कहते हुए शैलेंद्र ने दूध की बोतल उससे लेकर गोलू के मुंह में लगा दी। गोलू दूध पीते ही सो गया तो शैलेंद्र उसे उठाकर धीरे से अंदर लिटा आया, अलमारी खोलकर कुछ निकाला और सोफे में बैठकर टीवी देखने लगा। काव्या जैसे ही काम खत्म करके अंदर जाने लगी, शैलेंद्र ने आवाज दी, काव्या जी, सोने जा रही हो? जी। थोड़ी देर बैठो ना मेरे साथ, आओ, तुम्हारे फेवरेट हीरो की मूवी आ रही है। काव्या ने एक नज़र शैलेंद्र को देखा और छोटे सोफे पर बैठने लगी। वहां नहीं, यहाँ, अपने बगल में इशारा करते हुए शैलेंद्र बोला। काव्या कुछ दूरी बनाकर उसके बगल में बैठ गई और टीवी देखने लगी। थोड़ी देर बाद मूवी में एक किस सीन शुरू हो गया जिसे देखकर काव्या थोड़ी असहज होने लगी, लेकिन शैलेंद्र को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
काव्या टीवी से नजर हटाकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन सीन अभी भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि किस से डिप किस और आगे बढ़ने लगा। तो काव्या और ज्यादा परेशान हो गई। जब उससे सहन नहीं हुआ तो वह उठकर जाने लगी, मगर शैलेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। काव्या चौंक पड़ी। क्या हुआ? वो धीरे से बोला। कुछ नहीं। तो जा क्यों रही हो? बस ऐसे ही। मूवी अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बैठो ना। नहीं, मैं वो बस। इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं, वो मैं बस गोलू को देखने। गोलू सो रहा है, तुम आराम से बैठो। उसकी बात को बीच में काटते हुए वो बोला। वो कुछ नहीं बोली, शांत खड़ी रही। बैठो ना प्लीज। काव्या उसको मना नहीं कर पाई और सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद शैलेंद्र उठा और बिल्कुल उसके करीब आकर बैठ गया। इतना करीब कि अब दोनों के बीच में बिल्कुल जगह नहीं बची थी। काव्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक शैलेंद्र ने उसका हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, चूड़ियां क्यों नहीं पहनती हो? काव्या हैरान होकर शैलेंद्र का मुंह देखने लगी। बोलो, मैंने कहा चूड़ियां क्यों नहीं पहनती हो? बस ऐसे ही। अपनी धड़कनों को काबू करते हुए उसने धीरे से नजरें नीचे करते हुए जवाब दिया। ऐसे ही का क्या मतलब है? अभी तो मैं जिंदा। काव्या ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा मत बोलिए। उसका हाथ पकड़ते हुए शैलेंद्र ने अपने बगल में रखे डिब्बे से चूड़ियां निकालीं और काव्या के हाथ में पहनाने लगा। ऐसा करते समय उसकी नजरें काव्या के नर्म गोरे हाथों पर थीं, लेकिन काव्या की नजरें शैलेंद्र के चेहरे पर थीं। वो उसके चेहरे पर आए भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि वो कम चूड़ियां पहनती है। इस बात को शैलेंद्र नोटिस करेगा। उसने काव्या के नाजुक हाथों को बहुत हौले से थाम रखा था। चूड़ियां एक एक करके उसकी गोरी कलाइयों में उतरती जा रही थीं और उसकी कलाइयों की सुंदरता बढ़ा रही थी। इसके बाद उसने दूसरे हाथ में भी चूड़ियां पहना दी। काव्या ने जरा भी विरोध करने की कोशिश नहीं की। वो मंत्रमुग्ध सी शैलेंद्र की ओर देखे जा रही थी। दोनों हाथों में चूड़ियां पहनाने के बाद शैलेंद्र ने काव्या के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, अब इनकी खनक बंद नहीं होनी चाहिए। काव्या ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। थोड़ी देर बाद फिर शैलेंद्र बोला, एक और चीज है। काव्या फिर उसकी ओर देखने लगी। शैलेंद्र ने बगल में रखा हुआ साड़ी का डिब्बा उठाया, जिसमें काले रंग की साड़ी थी, जिसमें चौड़ा लाल रंग का बॉर्डर था। साथ ही में एक और पैकेट था, जिसमें एक जोड़ी पायल थी। शैलेंद्र ने वो पैकेट खोला और काव्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये साड़ी और पायल मैं नव्या के लिए लाया था। उसे काला रंग बहुत पसंद था ना। थोड़ा रुककर लंबी सांस लेते हुए वो बोला, मैंने सोचा था जब वो गोलू को लेकर पहली बार आएगी तो मैं उसको दूंगा, लेकिन वो गोलू को लेकर कभी नहीं आई। उसने मुझे धोखा दे दिया। कहते कहते शैलेंद्र का गला रुंध गया। काव्या शांति से उसकी ओर देखे जा रही थी। फिर शैलेंद्र ने पायल की डिब्बी उठाई और जमीन पर बैठ गया। फिर धीरे से काव्या के पैरों की ओर हाथ बढ़ाया। काव्या ने झिझकते हुए अपने पैर पीछे कर लिए। शैलेंद्र बोला, प्लीज आज मुझे मत रोको। उसने काव्या के पैरों को अपनी गोद में रखा और पायल खोलकर उसे पहनाने लगा। उसके हाथों के स्पर्श से काव्या को अंदर कुछ पिघलता हुआ सा महसूस हो रहा था। काव्या के नर्म मुलायम गोरे पैरों में पायल बहुत ही सुंदर लग रही थी। काव्या, इस पायल को अपने पैरों से मत उतारना। इनकी छन छन मुझे खुशियां देती है। मुझे अच्छा लगता है। ऐसा महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे आसपास कोई है जो मेरा अपना है। बहुत अकेला रहा हूँ बचपन से। फिर नव्या मेरी लाइफ में आई और उसने इस अकेलेपन को दूर कर दिया था। वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मुझे समझती थी, लेकिन उसे मुझसे प्यार नहीं था। तभी तो मुझे छोड़कर चली गई, मुझे अकेला कर गई। कहते हुए शैलेंद्र काव्या की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। काव्या की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। कहते हैं आदमी जल्दी किसी के सामने नहीं रोता, लेकिन वो जिसे अपना समझता है उसके सामने दिल खोल कर रख देता है। बस ऐसा ही कुछ शैलेंद्र काव्या के बीच में था। उसने शैलेंद्र को जी भरकर रो लेने दिया ताकि उसका मन हल्का हो जाए। वो शैलेंद्र के सर को सहलाते हुए उसे दिलासा देती रही, नहीं ऐसी बात नहीं है। दीदी भी आपसे बहुत प्यार करती थी।
प्लीज आप रोइए नहीं। काव्या, तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर वो बोला, ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। प्लीज काव्या, मुझे छोड़कर मत जाना। उसने एकदम से काव्या को गले लगा लिया। वो एकदम से चौंक गई, लेकिन उसके मन की स्थिति समझते हुए उसकी पीठ सहलाने लगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो कुछ शांत हुआ तो अलग होकर काव्या से बोला, सॉरी, मैंने अपने साथ तुम्हें भी रुला दिया। जाओ सो जाओ। काव्या ने धीरे से पूछा, अब आप ठीक हैं? हाँ, उसने सिर हिलाया। काव्या धीमे कदमों से अंदर चली गई। पायल की आवाज मध्यम होती गई। शैलेंद्र ने इन पलों को रोमांटिक बनाने का प्रयास किया था, मगर अनजाने में ये पल भावुक पलों में बदल गए। काव्या काफी देर तक जागती रही। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। शैलेंद्र की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं और उसके हाथों का प्यार भरा स्पर्श अभी भी महसूस हो रहा था। काफी देर बाद पता नहीं कब उसे नींद आई। सुबह उसकी आंख थोड़ी देर से खुली। बाहर बर्तनों की खटपट की आवाज सुनकर वो चौंक कर उठी और बाहर गई। तब तक शैलेंद्र मॉर्निंग वॉक से लौट आया था और अपने लिए चाय बना रहा था। काव्या को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो बोली, पता नहीं कैसे आंख नहीं खुली। कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? वैसे भी आज थोड़ा लेट जाना है, नहीं तो मैं तुम्हें उठा देता। कितनी सहजता से उसने काव्या के मन के संदेह को दूर कर दिया था। फटाफट नहा धोकर किचन में आई और शैलेंद्र के लिए नाश्ता बनाने लगी। ऐसा करते समय लगातार उसकी चूड़ियां और पायल छनक रही थीं। शैलेंद्र को मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था। इस बात को काव्या भी महसूस कर रही थी। अब तो शैलेंद्र को बस उस दिन का इंतजार था जब काव्या खुद अपनी मर्जी से उसकी बाहों में आकर सो जाए, और इस कोशिश में वो एक पल भी नहीं गंवाता था। रात में खाना खाने के बाद जब काव्या किचन साफ कर रही थी, शैलेंद्र गोलू को गोद में लेकर सोफे पर बैठ गया और उसके साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने काव्या को आवाज लगाई, काव्या, एक गिलास पानी देना। काव्या फटाफट हाथ धोकर गिलास में पानी ले आई और शैलेंद्र को देकर किचन में जाने लगी। पीछे से गिलास गिरने की आवाज आई तो उसने पलटकर देखा कि सोफे पर पूरा पानी फैल गया था। शायद गोलू ने हाथ मार दिया था। अरे ये क्या, पूरा सोफा गीला हो गया। जमीन पर पड़ा गिलास उठाते हुए काव्या बोली, हाँ, वो गोलू का हाथ लग गया था। आप अंदर बैठ जाइए, तब तक मैं साफ कर देती हूँ। काव्या कपड़े से पानी साफ करने लगी और शैलेंद्र गोलू को लेकर अंदर बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर में काव्या दूध की बोतल दे गई। शैलेंद्र ने गोलू को उसके बेड में लिटाकर दूध की बोतल उसके मुंह से लगा दी, जिसे पीते पीते वो सो गया। शैलेंद्र ने तुरंत अपना फोन उठाकर गौरव को मैसेज किया, मिशन सक्सेसफुल। उधर से तुरंत रिप्लाई आया, जिस दिन काव्या को पता चल गया ना कि सोफा गोलू ने नहीं तूने गीला किया था, बेटा तेरी खैर नहीं है, तब तक गेंद मेरे पाले में आ चुकी होगी। लिखकर उसने आंख मारने वाला इमोजी बनाकर भेज दिया। अब तू अपने असली रूप में आया है। ओके, रखता हूँ, वो आ रही है, बाय। काव्या की पायल की आवाज सुनते ही उसने लिखा और चुपचाप फोन रख दिया। जैसे ही वो कमरे में आई, वो जानबूझकर बोला, सोफा तो गीला हो गया है, अब वहां तो मैं सो नहीं पाऊंगा। ऐसा करो, बाहर जमीन में चटाई बिछा दो, मैं वहीं लेट जाता हूँ। हालांकि मन ही मन ये भी सोच रहा था कि कहीं काव्या सच में ना जमीन पर बिछा दे, जो सब किया धरा बेकार हो जाए। जमीन में क्यों, अरे सोफा गीला है ना, कल धूप में रखवा दूंगा। काव्या वहीं खड़ी रही। क्या हुआ, आप जमीन में क्यों सोएंगे? उसने बहुत धीरे से कहा। तो फिर यहीं सो जाइए ना, इतना बड़ा बेड तो है यहाँ। फुल नौटंकी के साथ वो हैरान होकर बोला, क्यों, यहाँ नहीं सो सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर तुम्हें परेशानी होगी। मुझे क्या परेशानी होगी? वैसे भी अब तो गोलू भी नहीं सोता। शैलेंद्र को शांत देखकर वो बोली, मेरा मतलब है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर उसने शैलेंद्र की तकिया और चादर बेड पर रख दिया। शैलेंद्र चुपचाप लेट गया। काव्या भी गोलू वाली साइड लेट गई। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी, दोनों के दिलों में अजीब सी हलचल थी। जहां शैलेंद्र सीधा लेटा छत को ताक रहा था, वहीं काव्या गोलू की तरफ मुंह करके करवट लेकर लेटी थी। थोड़ी देर बाद काव्या तो सो गई, मगर शैलेंद्र को दर्द की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वो धीरे से उठकर गया और बाम ले आया, फिर धीरे धीरे अपनी पीठ और कमर पर लगाने लगा। थोड़ी देर बाद जब कुछ राहत मिली तो पेट के बल सो गया।
सुबह काव्या की आंख खुली तो देखा शैलेंद्र आराम से सो रहा है। शायद आज मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना है, नहीं तो अब तक चला गया होता। इधर शैलेंद्र को पीठ दर्द की वजह से नींद बहुत देर से आई, तो सुबह आंख खुली ही नहीं। असल में पीठ दर्द तो एक अलग बात है। आज उसे सचमुच में बहुत सुकून की नींद आई थी। काव्या के मन में भी एक अलग ही सुकून था। वैसे जब वो कमरे में लेटती थी तो उसे अकेलेपन सा लगता था। आज उसे खुद में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वह फटाफट नहा धोकर आई और शैलेंद्र के लिए नाश्ता बनाने लगी। तब तक शैलेंद्र भी आ गया। शैलेंद्र के लिए नाश्ता लगाते हुए काव्या ने कहा, आज आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं गए थे? हाँ, थोड़ा पीठ में दर्द था, तभी नहीं गया। अभी 2-4 दिन नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसा करिएगा, आज ऑफिस से लौटते समय गौरव भैया के पास होकर आइएगा। अरे आज नहीं जा पाऊंगा, मैं बताना भूल गया था। आज ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो आज मैं वैसे भी थोड़ा लेट ही आऊंगा। तुम आंटी के साथ गोलू को लेकर पार्क चली जाना। नाश्ता करने के बाद शैलेंद्र ऑफिस चला गया और काव्या घर के काम निपटाने लगी। इतने में उसका फोन बजा। कीर्ति का फोन था। हेलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर के काम। मार्केट चलोगी? किस लिए? बस ऐसे ही, थोड़ा सामान लेना था। तुम्हारे पतिदेव ने कहा था कि जब कभी जाया करो तो काव्या को ले जाया करो, अकेले बोर होती है। अब उनके आदेश का पालन तो करना ही है। कब चलना है? अभी आ जाऊं 1 घंटे में? हाँ ठीक है, आ जाओ, मैं फटाफट काम निपटाती हूँ। काव्या ने शैलेंद्र को फोन करके बता दिया था कि वो कीर्ति के साथ जा रही है। उसने फटाफट काम निपटा कर एक सुंदर सा पिस्ता ग्रीन कलर का सूट पहन लिया। बालों में हमेशा की तरह ढीला सा जूड़ा बना लिया। आंखों में काजल और हल्की सी लिपस्टिक। थोड़ी देर में कीर्ति आ गई। काव्या को देखते ही बोली, काव्या यार, तू बहुत सुंदर है। शैलेंद्र भैया कैसे अपने आप पर काबू रखते हैं? काव्या ये सुनकर शर्माते हुए बोली, कुछ भी बोल रही हो? जब काव्या चलने लगी तो उसके पैरों से छन छन की आवाज आ रही थी, जिसको देखकर कीर्ति ने पूछा, यार पायल बहुत सुंदर हैं, नई लाई हो क्या? नहीं, इन्होंने दी है। ओ माई गॉड, शैलेंद्र भैया ने? वो हैरानी से आंखें बड़ी करके काव्या की ओर देखने लगी। काव्या ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। क्या बात है? कीर्ति उसे छेड़ते हुए बोली, और तुमने क्या दिया? मैं क्यों दूंगी? क्यों, बर्थडे गिफ्ट नहीं दोगी? बर्थडे कब? अरे आज ही तो है, तुम्हें नहीं पता? अरे, काव्या को अचानक याद आया, वो भूल कैसे गई? हमेशा ही शैलेंद्र को फोन करके बर्थडे विश करती थी। इस बार जब वो पास है तो बर्थडे विश करना ही भूल गई। इतनी बड़ी गलती उससे कैसे हो गई? क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, थैंक्स यार, मैं सच में भूल गई थी। चलो मैं भी कुछ गिफ्ट खरीद लूंगी। मार्केट से काव्या ने शैलेंद्र के लिए एक ब्लैक कलर की शर्ट और एक सुंदर सी घड़ी खरीदी। इसके अलावा दोनों ने और भी कई सामान खरीदे। शाम को जब शैलेंद्र घर आया तो लंबी मीटिंग के बाद वो बहुत थक गया था, लेकिन घर पहुंचकर अंधेरा देखकर वह जान गया कि काव्या अभी मार्केट से लौटी नहीं है। दरवाजा खोलकर उसने लाइट जलाई और एक साथ सोराया, सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे। सामने अंकल आंटी गौरव कीर्ति खड़े ताली बजा रहे थे। गौरव ने स्विच ऑन कर दिया। चारों तरफ रंग बिरंगी चमचमाती लाइटें, गुब्बारे लगे हुए थे। चमकीली पट्टियां चारों तरफ लटक रही थीं और उन्हीं के बीच में बड़े बड़े अक्षरों से हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। शैलेंद्र हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। सबको देखकर शैलेंद्र को बहुत अच्छा लगा, लेकिन काव्या नहीं दिखी। इतने में एक ट्रे में केक लेकर काव्या किचन से निकली। शैलेंद्र तो सांस लेना ही भूल गया। काली साड़ी, मैचिंग ब्लाउज, गोल्डन ज्वेलरी, रेड लिपस्टिक में वो अप्सरा लग रही थी। गौरव ने बधाई देने के बहाने शैलेंद्र को गले लगाते हुए कहा, बस कर यार, तेरी ही बीवी है, आराम से बाद में देख लेना। फिर सबके सामने जोर से बोला, अब अंदर जा और कपड़े बदल कर आ, बहुत तेज भूख लगी है। गौरव की बात सुनकर शैलेंद्र झेंपता हुआ अंदर चला गया। उसने कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली। इतने में काव्या आ गई। शैलेंद्र को पैकेट देते हुए बोली, ये पहन लीजिए। ये क्या? आपके जन्मदिन का तोहफा। शैलेंद्र ने पैकेट खोलकर देखा और हैरानी से काव्या की ओर देखने लगा। पसंद आई? बहुत। एक चीज और है, उसको घड़ी देते हुए वो बोली। शैलेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। काव्या बाहर चली गई। शैलेंद्र भी तैयार होकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने केक काटा
और सबसे पहले काव्या ने केक का टुकड़ा उठाकर शैलेंद्र की ओर बढ़ाया। उसने एक बाइट लेकर वही पीस काव्या की ओर बढ़ाया तो काव्या ने अपना मुंह धीरे से खोलकर केक खा लिया। तो सब ताली बजाने लगे। फिर शैलेंद्र ने बारी बारी से कौशल जी, पुष्पा जी, गौरव और कीर्ति को केक खिलाया। इसके बाद सबने खाना खाया। काव्या ने खाने में शाही पनीर कोफ्ते, मिक्स वेज पुलाव, नान, मिर्ची, रायता बनाया था। सब लोग खाना खाते जा रहे थे और काव्या की तारीफ करते जा रहे थे। कीर्ति तो हैरान थी, यार दोपहर तक तो तू मेरे साथ ही थी, इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे बन गया। इस पर काव्या पुष्पा जी की तरफ देखते हुए बोली, आंटी की हेल्प से। इस पर पुष्पा जी बोली, अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया है, सब इसने खुद ही किया है, मैं तो केवल गोलू को संभाल रही थी। अरे आंटी, सबसे बड़ी मदद तो यही है, वो हंसते हुए बोली। इस बात पर सभी हंस पड़े। पुष्पा जी कौशल जी को देखते हुए बोली, खा तो बड़े मजे से रहे हो, और रात को अगर बाथरूम में गिर गए तो मैं नहीं उठाने जाऊंगी, बल्कि कान में रुई डालकर सो जाऊंगी, और मैं भी अपनी नींद खराब करने इतनी दूर नहीं आऊंगा। गौरव ने नहले पर दहला मारते हुए कहा। काव्या ने सबकी बात को काटते हुए कौशल जी के आगे खीर की कटोरी रखी और बोली, अंकल आप ये खाइए, शुगर फ्री खीर है, खास आपके लिए। ये हुई ना बात। कौशल जी खुश हो गए, तुम्ही ने तो इन्हें बिगाड़ रखा है। पुष्पा जी गुस्से में बोली, अरे कोई बात नहीं आंटी, 2 दिन मूंग की दाल खा लेंगे, सब बराबर हो जाएगा, है ना अंकल। काव्या ने अंकल की साइड ली, और उस बराबर में मेरी नींद मत खराब करना, गौरव ने बनावटी गुस्से में कहा। खाना खाने के बाद फोटो सेशन का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। पुष्पा जी और कौशल जी तो 1-2 फोटो खिंचाकर चले गए। उसके बाद गौरव और कीर्ति ने पोज देते हुए फोटो खींची और शैलेंद्र काव्या को भी फोटो खिंचाने के लिए बुलाया। काव्या शैलेंद्र से काफी दूर खड़ी थी तो कीर्ति ने काव्या को डांटते हुए कहा, क्या यार तुम दोनों ऐसे पोज दे रहे हो जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो, इससे तो अच्छा है मत ही खिंचाओ। गौरव भी कहाँ पीछे रहने वाला था, अबे साले तेरी ही बीवी है, पड़ोसी की नहीं। उसके बाद उसने काव्या और शैलेंद्र को कई पोज में खुद ही खड़ा करके उनके कई फोटो क्लिक किए। सबके जाने के बाद शैलेंद्र गोलू को लेकर अंदर सुलाने चला गया और काव्या कपड़े बदलकर किचन समेटने लगी। शैलेंद्र ने आवाज लगाई, काव्या छोड़ दो, बाकी सुबह कर लेना, रात काफी हो गई है, सो जाओ। बस थोड़ा सा बचा है, मैं समेट कर आती हूँ, नहीं तो किचन गंदा पड़ा रहेगा। जब काव्या आई तो गोलू सो चुका था। उसने अपनी साड़ी और ज्वेलरी जो वो यूं ही उतार कर रख गई थी समेट कर अलमारी में रखने लगी। जैसे ही वह अलमारी बंद करके पलटी, एकदम से चौंक गई। पीछे शैलेंद्र खड़ा था। जी कुछ चाहिए? शैलेंद्र ने बिना कुछ बोले नामे सिर हिलाया। फिर शैलेंद्र ने एकदम से उसको गले लगा लिया। थैंक यू सो मच काव्या, मेरा बर्थडे इतने अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए। शैलेंद्र के अचानक इस तरह गले लगाने से काव्या हैरान रह गई और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। जहां शैलेंद्र ने उसको कस के गले लगा रखा था, काव्या के दोनों हाथ नीचे हवा में ही थे। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि शैलेंद्र क्या चाहता है। शैलेंद्र ने अलग होकर उसके दोनों हाथ पकड़े और अपनी कमर के इर्द गिर्द लपेट दिए और उसको फिर से गले लगाकर उसकी पीठ पर अपने हाथ कस दिए। उसकी धड़कनें शैलेंद्र साफ साफ महसूस कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद काव्या से अलग होकर बेड की ओर बढ़ते हुए बोला, सो जाओ, और लेट गया। काव्या वहीं बुत बनकर खड़ी रही और थोड़ी देर बाद दूसरी ओर जाकर लेट गई और थकी होने के कारण जल्दी नींद के आगोश में चली गई। शैलेंद्र, जो कि अभी तक सोया नहीं था, काव्या के सोने के बाद धीरे से उसके करीब खिसका और बहुत ही धीरे से उसका सर उठाकर अपनी बाहों में रख लिया और उसको अपनी बाहों में भरकर सो गया। सुबह जब काव्या की आंख खुली तो उसने अपने आप को शैलेंद्र की बाहों में पाया। उसे लगा वो सोते सोते उसके पास आ गई होगी, इसलिए उसे अपने आप पर बहुत शर्म आई। उसने धीरे से अपने आप को उसकी बाहों से आजाद किया और उठकर वॉशरूम में चली गई। इधर शैलेंद्र, जो कि जाग रहा था, काव्या की इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। काव्या, मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है? उसने काव्या को आवाज लगाई। वहीं रखी है कबर्ड में, मिल नहीं रही है, आ रही हूँ। बोलते हुए वो गैस धीमी करके रूम में आई और कबर्ड खोलकर शर्ट ढूंढने लगी। तभी गीले बदन पर केवल तौलिया लपेटे शैलेंद्र उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। उसे देख काव्या ने नजरें फेर लीं। उसके पास से आ रही शैम्पू
और बॉडी वॉश की मिली-जुली महक उसके दिल में हलचल मचा रही थी। वैसे शैलेंद्र कभी इस तरह उसके सामने नहीं आता था, लेकिन वो उसका पति है। अगर वह ऐसे भी आ गया तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। उधर शैलेंद्र तो काव्या को अपने करीब लाने की हर तरह की कोशिश कर रहा था। यहीं तो रखी थी, वो मन ही मन बुदबुदा रही थी, यहाँ ऊपर तो नहीं रख दी है। शैलेंद्र जो ठीक से उसके पीछे खड़ा था, ऊपर की शेल्फ की ओर कुछ इस तरह से उसने दोनों हाथ बढ़ाए कि काव्या की पीठ से उसका भीगा हुआ बदन छू रहा था। काव्या के पूरे बदन में झुरझुरी छूट गई। उसके दोनों तरफ शैलेंद्र की बाहें थीं, जिससे निकलकर वो जा भी नहीं सकती थी। ये लो ऊपर रखी है, शायद तुम रखकर भूल गई होगी। कहते हुए उसने शर्ट निकाल ली। यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो नीचे रखी थी, काव्या धीरे से कहने लगी। हो सकता है कोई सामान निकालते वक्त ऊपर कर दी होगी और तुम्हें ध्यान नहीं रहा होगा। शैलेंद्र ने काव्या को परेशान देखकर कहा। उस बेचारी को क्या पता था कि उसको आवाज लगाने से पहले शैलेंद्र ने ही वो शर्ट ऊपर रख दी थी। दोनों धीरे धीरे ही सही एक दूसरे की तरफ झुकाव महसूस कर रहे थे। अब तो गोलू को भी शाम को शैलेंद्र का इंतजार रहता था। जैसे ही शैलेंद्र आया, गोलू दौड़कर उसकी गोद में चढ़ गया और अपनी भाषा में उसे बाहर ले चलने के लिए बोलने लगा। अब गोलू की दोस्ती पार्क में खेलने वाले छोटे छोटे बच्चों के साथ हो गई, तो वह वहां पहुंचते ही उन लोगों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा। पुष्पा जी ने कहा, तुम लोग टहलाओ, मैं यहाँ पर ही बैठी हूँ, गोलू को देख लूंगी। दोनों चलने लगे। थोड़ी दूर चलते ही शैलेंद्र ने काव्या का हाथ पकड़ लिया। काव्या शैलेंद्र की ओर देखने लगी, लेकिन शैलेंद्र को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं था। वो आराम से सामने की ओर देखता हुआ चला जा रहा था और अपने ऑफिस की बातें बताता जा रहा था। बातों बातों में शैलेंद्र ने काव्या से बताया कि उसे 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। कब जाना है? काव्या ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। कल ही, रात के खाने के बाद। शैलेंद्र काव्या से बोला। मेरी 2 जोड़ी कपड़े पैक कर देना, सुबह जल्दी निकलूंगा। काव्या ने उसके कपड़े पैक कर दिए और जब लेटने के लिए आई तो देखा शैलेंद्र पेट के बल लेटा हुआ अपनी पीठ में बाम लगाने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ पीठ पर पूरी तरह से नहीं पहुंच रहे थे। काव्या ने ये देखकर पूछा, मैं लगा दूं? नहीं, मैं लगा लूंगा। ठीक तरह से हाथ तो नहीं पहुंच रहे हैं, कैसे लगा लोगे? कोई बात नहीं, तुम आराम करो। मन ही मन वो यही चाह रहा था कि काव्या उसकी पीठ पर बाम लगा दे। उसके मना करने के बावजूद काव्या ने उसके हाथ से बाम की शीशी ले ली और बोली, टी शर्ट ऊपर कीजिए। क्यों, इरादे तो नेक हैं? शैलेंद्र ने काव्या को छेड़ते हुए कहा। नहीं, मतलब वो ठीक से लगाते नहीं बनेगा, इसलिए बोल रही थी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे भी टी शर्ट में तेल लग जाएगा, शैलेंद्र ने कहा और अपनी टी शर्ट उतार दी। पहले तो काव्या सकपका गई, फिर कुछ सोचकर हाथों में बाम निकालकर उसकी पीठ पर लगाने लगी। काव्या के नरम हाथों का स्पर्श पाकर उसका आधा पीठ दर्द तो वैसे ही गायब हो गया। काव्या काफी देर उसकी पीठ की मालिश करती रही, जिससे उसे आराम मिल गया और पता नहीं वो कब ऐसे ही लेटे लेटे सो गया। थोड़ी देर बाद काव्या ने जब देखा कि वो सो गया है, तो पहले उसे उठाने जा ही रही थी कि वो ठीक से लेट जाए। फिर उसे लगा कि उसकी नींद ना खराब हो, क्योंकि शायद उसे आराम मिल गया है। उसने उसे जगाने का विचार छोड़ दिया और उसके बगल में लेट गई और उसे देखते देखते सो गई। थोड़ी देर बाद जब शैलेंद्र की आंख खुली तो काव्या उसके बगल में लेटी हुई थी। उसका चेहरा ठीक उसके सामने था। उसका गोरा बेदाग चेहरा, बंद आंखों को ढकती घनी पलकें, माथे पर बिंदी, गुलाबी होठ उसको बेचैन कर रहे थे। वैसे तो उसने हजारों बार काव्या के चेहरे को देखा था, मगर इतने करीब से और इन नज़रों के साथ कभी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर धीरे से उसके गालों को चूम लिया और ऐसे ही उसको अपनी बाहों में भर लिया और फिर सो गया। आधी रात में जब काव्या को करवट बदलने में परेशानी हुई और उसकी आंख खुल गई, तो वो शैलेंद्र के शर्टलेस सीने से चिपक कर सो रही थी। वो एकदम झटके से उससे अलग हो गई। इससे शैलेंद्र की भी आंख खुल गई। काव्या शैलेंद्र से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो उठने लगी तो शैलेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। उसकी नजरें ही नहीं उठ रही थीं। कुछ तो। उसने नामे सिर हिलाया। उसकी नजरें अभी भी नीचे ही थीं। कुछ नहीं तो फिर कहाँ जा रही हो? काव्या को कोई जवाब नहीं सूझा। लेट जाओ, अभी सुबह होने में देर है, कहते हुए उसने काव्या का हाथ खींचा।
एकदम से इस तरह से खींचे जाने से काव्या संभल नहीं पाई और एकदम उसके ऊपर ही गिर पड़ी। उसके दोनों हाथ शैलेंद्र के शर्टलेस सीने पर थे। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आज पहली बार थे। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं और कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे में खो गए। जहां काव्या की धड़कनें बढ़ी हुई थीं, वहीं शैलेंद्र भी अपने जज्बातों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि शैलेंद्र से कुछ गुस्ताखी हो जाती, वो शरारत से बोला, आज ऐसे ही सोने का इरादा है क्या? काव्या हड़बड़ाकर उससे अलग हो गई और दूसरी तरफ मुंह फेर कर लेट गई। शैलेंद्र ने भी मुस्कुराते हुए सोने के लिए आंख बंद कर ली। काव्या, मेरा बैग दे दो। सोफे पर बैठकर जूते पहनते हुए शैलेंद्र ने आवाज लगाई। बैग लेते हुए उसने काव्या की ओर देखा, जिसके चेहरे पर उदासी और आंखों में नमी थी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो उदास क्यों हो? जल्दी आइएगा। अरे बस 2 ही दिन के लिए तो जा रहा हूँ। परसों तक आने की कोशिश करूंगा, नहीं तो उसके अगले दिन तक जरूर आ जाऊंगा। इसमें उदास होने की क्या बात है? काव्या भी जानती थी कि इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जब से वह यहाँ आई है कभी भी अकेली नहीं रही है। अब शैलेंद्र 2 दिन के लिए उसे छोड़कर जा रहा है। न जाने क्यों उसे अकेलापन सा लग रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मीटिंग जरूरी है तो जाना ही पड़ेगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो शैलेंद्र के बिना 2 दिन कैसे रहेगी। इतने महीनों में उसे शैलेंद्र की आदत पड़ गई थी। मैं चलूं? शैलेंद्र ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। नम आंखों से उसने हाँ में सिर हिलाया। शैलेंद्र जाने लगा। दरवाजे तक जाते जाते शैलेंद्र पलटकर फिर उसके पास आया और दोनों हाथों में उसका चेहरा भरकर बोला, अपना ध्यान रखना। मैं बस यूं गया और यूं आया और उसके माथे को चूम लिया और हाथ हिलाकर वाय करता हुआ निकल गया। उसके जाने के बाद काव्या को घर खाली खाली लगने लगा। वैसे भी इस टाइम शैलेंद्र ऑफिस में ही होता था, तो वो गोलू के साथ अकेली ही होती थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि कैसे ये 2 दिन कटेंगे। उसने बेमन से घर के सारे काम निपटाए और गोलू को लेकर आंटी के पास बैठने चली गई। वहां जाते ही गोलू कौशल जी के साथ खेलने में मगन हो गया और काव्या अंदर कमरे में पुष्पा जी के पास चली गई। आंटी, क्या कर रही हैं? तुम्हारे अंकल की शर्ट का बटन टूट गया था, वही लगा रही हूँ। लाइए मैं कर दूँ। अरे नहीं नहीं, तुम आराम से बैठो, बस लग गई है। शैलेंद्र कब तक आएगा? परसों के लिए बोल कर गए हैं। तो फिर ऐसा करना, तुम शाम को खाना मत बनाना, यहीं पर खा लेना। आंटी, शाम का खाना तो वैसे भी नहीं बनना है। अभी खाना खाने का मन ही नहीं किया, तो वो पूरा रखा है। मन क्यों नहीं किया? पता नहीं आंटी, शैलेंद्र के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। काव्या की आंखों में झांकते हुए प्यार से पुष्पा जी बोली। काव्या ने सिर नीचे झुका लिया। पुष्पा जी मुस्कुराते हुए बोली, इसमें शर्माने की कौन सी बात है? मुझे तो बहुत खुशी हुई ये जानकर कि तुम शैलेंद्र की कमी महसूस कर रही हो। और यकीन मानो, शैलेंद्र भी वहां तुम्हें याद कर रहा होगा। आंटी, वो मीटिंग के लिए गए हैं, मुझे मालूम है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो तुम्हें याद नहीं करेगा। और इन 2 दिनों में तुम अपने आप से पूछना कि शैलेंद्र तुम्हारे लिए क्या है, उसकी खुशी तुम्हारे लिए कितना मायने रखती है और उसके जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। काव्या हमेशा की तरह सर झुकाकर उनकी बातें सुन रही थी कि अचानक उसके फोन की घंटी बजने लगी। शैलेंद्र का नाम देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लो, तुम तो बोल रही थी कि वो मीटिंग के लिए गया है, फिर तुम्हारे पास फोन कैसे कर रहा है? मुझसे ज्यादा अभी शैलेंद्र को नहीं जान पाई हो। मैं जानती हूँ उसके लिए फैमिली की क्या वैल्यू है। चलो तुम बात करो, मैं तुम्हारे अंकल के पास बाहर बैठी हूँ। बोलते हुए वो रूम से बाहर निकल गईं। आंटी के जाते ही उसने फोन उठाया। हेलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आंटी के पास बैठी हूँ। गोलू क्या कर रहा है? वो अंकल जी के साथ खेल रहा है। आप बताइए, पहुँच गए? नहीं, बस आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। आप ड्राइव करते हुए बात कर रहे हैं? नहीं, मेरा असिस्टेंट रोहित भी है मेरे साथ, वही ड्राइव कर रहा है। कुछ खाया? हाँ, रास्ते में रुककर नाश्ता किया था। अब वहाँ पहुँचूंगा तो लंच का अरेंजमेंट वहीं पर है। और तुमने खाना खाया? नहीं। क्यों? भूख नहीं लग रही थी। भूख क्यों नहीं लग रही थी? बस ऐसे ही। ऐसे ही का क्या मतलब? मैं फोन रख रहा हूँ, जाओ पहले खाना खाओ। नहीं प्लीज, फोन नहीं, फोन नहीं रखना, नहीं तो मैं बात नहीं करूँगी। कहने को तो वह कह गई, मगर फिर अपनी बात ध्यान करके अपनी ही जीभ दांतों में दबा ली। तो फिर पहले खाना खाओ, आपसे बात करने के बाद मैं खा लूँगी। पक्का? बात करने के बाद सबसे पहले खाना खाओगी? जी अच्छा।
पीठ दर्द कैसा है? पहले से बेहतर है। अब कोई इतनी प्यार से मालिश करेगा तो दर्द की क्या मजाल है जो रुका रह सके। मैंने आपके बैग की साइड पॉकेट में बाम की शीशी रख दी है। रात में सोते समय लगा लीजिएगा। अपने आप लगाने में परेशानी होती है और यहाँ कोई लगाने वाली भी नहीं है। हम जब लौट कर आऊँगा तब तुम लगा देना। तुम्हारे हाथों से ज़्यादा जल्दी आराम मिल जाता है। लगा दोगी ना? शैलेंद्र ने शौक अंदाज में पूछा। बदले में काव्या ने सिर्फ जी कहा। शैलेंद्र काफी देर तक काव्या से इधर उधर की बातें करता रहा। बदले में काव्या सिर्फ हाँ हूँ ही कर रही थी। घर से निकलते समय जिस तरह से काव्या दुखी थी, उसे शैलेंद्र को अंदाजा हो गया था कि वो भी उसे चाहने लगी है। इसीलिए वह फोन पर उससे काफी देर बातें करता रहा। शैलेंद्र से बातें करने के बाद काव्या को काफी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद को गोलू को लेकर अपने कमरे में गई, खाना गर्म करके प्लेट में डाला और खाने बैठ गई। शाम को काव्या गोलू को लेकर पार्क चली गई और गोलू वहां काफी देर खेलता रहा। पुष्पा जी और कौशल जी भी टहल रहे थे। आज काव्या को लौटने की जल्दी नहीं थी क्योंकि शैलेंद्र के ना होने से उसे घर में वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए आज वो भी काफी देर गोलू के साथ ही बैठी रही। इसके बाद घर जाकर उसने गोलू को खिचड़ी बनाकर खिला दी और खुद भी खाना खाकर जाकर रूम में लेट गई। उसका तो मन कर रहा था कि वो शैलेंद्र को फोन मिलाकर बात कर ले, लेकिन उसने सोचा कि पता नहीं वो कहाँ बिजी होगा। ये सोचकर लेट गई। आज उसे खाली बेड काटने को दौड़ रहा था। वैसे तो वह अभी तक अकेली ही लेटती रही, लेकिन अभी कुछ दिनों से शैलेंद्र उसके साथ लेटने लगा है। तब से उसको शैलेंद्र की आदत सी पड़ गई है। अभी कुछ ही देर हुई थी कि शैलेंद्र का फोन आने लगा। काव्या ने तुरंत ही फोन उठा लिया। उधर शैलेंद्र अपने ही अंदाज में बोला, लगता है मेरे ही फोन का वेट कर रही थी। ये सुनकर काव्या मुस्कुराने लगी। जी, यानी सच में मेरे फोन का वेट हो रहा था? क्यों नहीं करना चाहिए था क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर कुछ रुक कर बोला, खाना खा लिया? जी खा लिया। और गोलू ने? आपको पता है कि मैं उसे पहले ही खिलाती हूँ, फिर भी पूछ रहे हैं क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, खिलौनों में लगा हुआ है। कुछ देर दोनों तरफ खामोशी छा गई। फिर काव्या बोली, कब आएंगे? तुम बताओ कब आ जाऊं? जैसे मेरे कहने से आ ही जाएंगे। बोलकर तो देखो, तुम्हारी इच्छा पूरी ना की तो क्या किया? ऐसा था तो गए ही क्यों मुझे छोड़कर? जरूरी काम था, आना पड़ा। नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा होगा तो मैं मना कर दूंगा, चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? काव्या की कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो क्या जवाब दे और अपनी ही बात में फंस गई थी। चुप क्यों हो? बोलो ना, क्या मतलब था? कुछ भी नहीं। शैलेंद्र समझ रहा था कि काव्या भी उसे चाहने लगी है। हालात के हाथों मजबूर होकर उन दोनों के बीच में जो बंधन बंधा था, अब वो दिल से मजबूत हो चुका था। एक दूसरे के साथ रहते रहते, एक दूसरे के सुख दुख बांटते, एक दूसरे का ख्याल रखते, दोनों कब एक दूसरे के करीब आ चुके थे, दोनों ही नहीं जान पाए थे। काव्या एक अच्छी माँ, अच्छी पत्नी होने का फर्ज बखूबी निभा रही थी और शायद इसीलिए उसने शैलेंद्र के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। इसीलिए उसने सोच लिया था कि अब वो काव्या को अपने दिल की बात बताकर रहेगा। काव्या, बड़ी ही शिद्दत के साथ उसने काव्या को पुकारा। जी, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। जी कहिए। मैं अभी वो कुछ बोल ही नहीं पाया। इसके पहले ही गोलू रोने लगा तो काव्या बोली, ठीक है मैं फोन रखती हूँ, गोलू रो रहा है, उसके सोने का टाइम हो गया है। कहते हुए उसने फोन रख दिया। यार रोहित, एक काम करोगे? गाड़ी का गियर चेंज करते हुए शैलेंद्र ने अपने असिस्टेंट से कहा, जो बगल में बैठकर झपकी ले रहा था। जी सर, बोलिए। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, तुम जाकर रिपोर्ट सबमिट कर देना। दरअसल मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है तो मैं घर जाकर आराम करूँगा। पीठ दर्द तो वहाँ ना था, दरअसल उसे काव्या से मिलने की जल्दी थी। ये 2 दिन उसने कैसे काटे हैं वही जानता है। ठीक है सर, लेकिन मैं घर जाकर 2-3 घंटे आराम करूंगा, उसके बाद जाऊंगा। वैसे भी हम लोग शाम तक ही तो आने वाले थे, मगर आपने सोने ही नहीं दिया। आधी रात में ही उठकर चल दिए। रोहित शिकायती लहजे में बोला, आधी रात नहीं, सुबह 3 बजे। अरे एक ही बात है, तो जल्दी पहुंच भी तो गए। अब आराम से घर जाकर सो जाओ, फिर दोपहर तक रिपोर्ट जमा कर देना। जी सर। रोहित शैलेंद्र को ड्रॉप करता हुआ निकल गया। काव्या को अभी तक यही पता था कि शैलेंद्र शाम को आने वाला है,
तो वो शैलेंद्र ने ही अचानक से चलने का प्लान बनाकर रोहित को मना लिया। वो काव्या के चेहरे पर आई खुशी देखना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था। जब वो कमरे में गया तो गोलू सो रहा था और काव्या शायद नहा रही थी, क्योंकि बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। अब इतनी सुबह सुबह आ जाएंगे तो क्या होगा। गोलू के पास जाकर उसको प्यार किया और बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और इस बात से बिल्कुल अनजान कि बाहर शैलेंद्र बैठा है। काव्या पेटीकोट ब्लाउज में ही बाल पोंछते हुए बाहर आ गई। वो शैलेंद्र को देख नहीं पाई और बाहर निकलकर वहीं कुर्सी पर तौलिया रखकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी चूड़ियां पहनने लगी। शैलेंद्र की तो सांस हलक में ही अटक कर रह गई। काव्या का भीगा हुआ गोरा बदन, पेटीकोट और ब्लाउज से झांकता हुआ अधखुला शरीर उसका होश उड़ाने के लिए काफी था। उस पर बालों की लटों से टपकता पानी जो ब्लाउज को भिगोकर और अधिक पारदर्शी बना रहा था। शैलेंद्र की नजरें काव्या के ऊपर जम गई थीं। आखिर है तो वो पुरुष ही, कब तक स्त्री के आकर्षण से दूर रह पाएगा। और जब वो स्त्री खुद की पत्नी है तो किसी प्रकार का कोई बंधन भी नहीं है। यदि हालात कुछ और होते तो काव्या को इस तरह से देखना उसके लिए सामान्य बात होती, लेकिन आज काव्या का ये रूप उसके लिए बिल्कुल नया था और वो भी इस तरह अचानक खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो इन सब बातों से अनजान काव्या अपने बालों में कंघी करने में मगन थी, साथ ही में गुनगुनाती जा रही थी। वो भी आज बहुत खुश थी। आज शैलेंद्र जो वापस आने वाला है, वो जान ही नहीं पाई कि कब शैलेंद्र उसको निहारता हुआ उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया था। अचानक काव्या की नज़र शीशे के अंदर शैलेंद्र पर पड़ी। वह खुशी से चौंक पड़ी। इस खुशी में उसे ये भी नहीं ध्यान रहा कि वह किस हालत में खड़ी है और एकदम से पलटकर शैलेंद्र से बोली, अरे आ गए आप, फोन भी नहीं किया। शैलेंद्र कुछ नहीं बोला, वो बस मंत्र मुग्ध सा काव्या की ओर देखे जा रहा था। काव्या भी मुस्कुराते हुए मासूमियत से एकटक उसे ही देखे जा रही थी। जब उसकी नजरें काव्या के चेहरे से फिसलकर नीचे की ओर गईं, जहां उसके कपड़े भीगे बदन से चिपके हुए थे, तो काव्या को अपनी हालत का एहसास हुआ और वो घबरा कर पलट गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं और नजरें शर्म से झुकी हुई थीं। शैलेंद्र अभी भी शीशे में काव्या को निहारे जा रहा था, मानो उसके रति रूप का पान कर लेना चाहता हो। काव्या की सांसों का उतार चढ़ाव उसके शरीर पर साफ दिख रहा था और उसी के साथ शैलेंद्र की सांस भी तेज होती जा रही थी। अब शैलेंद्र का अपने ऊपर काबू रखना मुश्किल होता जा रहा था। उसने पीछे से ही काव्या के दोनों कंधों पर हाथ रख दिया, मगर उसकी नजरें शीशे में काव्या पर ही थीं। शैलेंद्र के छूते ही काव्या सिहर उठी। वो अपने हाथों को उसके कंधे से सरकाता हुआ बाहों के नीचे की ओर ले जाने लगा और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे काव्या की धड़कनों का शोर भी बढ़ गया। फिर शैलेंद्र ने धीरे से उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए। काव्या के दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया। उसने तो पहले ही अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वो शैलेंद्र को गृहस्थ जीवन के सारे सुख देने को तैयार है, लेकिन ऐसे अचानक इस तरह वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे रिएक्ट करे। वो बगल में कुर्सी पर रखी अपनी साड़ी उठाने लगी तो शैलेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। काव्या ने शीशे में ही उसकी ओर देखा तो उसने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। काव्या ने साड़ी छोड़ दी, मगर उसके लिए वहां इस तरह खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। वह पलटकर जाने लगी तो शैलेंद्र ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ और तेज कर दी। काव्या ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, छोड़ दीजिए प्लीज। शैलेंद्र ने ना में सिर हिलाया। वो तो उसके संगमरमर की तरह तरासे हुए बदन के मोह पास में जकड़ा हुआ था। उसने बाहों से पकड़कर काव्या को धीरे से अपनी तरफ घुमा दिया। उसकी हालत पर शर्म और झिझक से काव्या की आंखें बंद हो गईं। शैलेंद्र ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और लगातार उसे देखे जा रहा था। गोरा चेहरा, उस पर आती बालों की भीगी लटें, बंद आंखों को ढकती घनी पलकें, गुलाबी होठ उसे अपनी ओर आमंत्रित कर रहे थे। उसने धीरे से काव्या के चेहरे को अपनी ओर उठाया और कुछ झुककर उसके कपकपाते नर्म होठों पर अपने होठ रख दिए। काव्या भी प्रथम स्पर्श की अनुभूति से मदहोश हो रही थी। कुछ देर दोनों यूं ही एक दूसरे के होठों को अपने होठों से महसूस करते रहे। थोड़ी देर बाद काव्या ने आंखें खोलीं तो अचानक उसकी नज़र शैलेंद्र के पीछे दीवार पर टंगी नव्या की फोटो पर गई। पता नहीं क्या हुआ,
कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर शैलेंद्र को एकदम होश आया। वो क्या कर रहा था? उसने खुद ही तो निश्चय किया था कि काव्या की मर्जी के बगैर उसे नहीं छुएगा। उसने काव्या को छोड़ दिया और सॉरी बोलता हुआ एक झटके से कमरे से बाहर निकल गया। काव्या वहीं बैठ गई। ये क्या हुआ? वो समझ ही नहीं पा रही थी, ऐसा क्यों हुआ? हालांकि शैलेंद्र कुछ गलत नहीं कर रहा था और वो भी शैलेंद्र को मना तो नहीं करना चाहती थी, मगर पता नहीं अनजाने में ही सब कुछ हो गया। थोड़ी देर बाद वो धीरे से उठी और तैयार होकर बाहर आई तो शैलेंद्र वहां नहीं था। शायद आंटी के पास बैठे होंगे, ये सोचकर काव्या किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। आज काव्या ने उसकी मनपसंद आलू के पराठे बनाए थे। इसके बाद वो उसको बुलाने पुष्पा जी के पास गई, लेकिन शैलेंद्र वहां नहीं दिखा। पूछने पर पता चला कि शैलेंद्र तो वहां गया ही नहीं। यहाँ नहीं आए तो फिर कहाँ चले गए? क्यों, तुम्हें बताकर नहीं गया है? नहीं आंटी, मैं नहा रही थी तो शायद किसी काम से चले गए होंगे। हो सकता है किसी काम से गया हो। फोन किया? नहीं आंटी, बस मैं करने जा रही हूँ। मैंने सोचा यहाँ बैठे होंगे तो मैं बुलाने आ गई थी। काव्या लौट कर आई। अपना फोन उठाकर शैलेंद्र का फोन मिलाया, लेकिन उसका फोन तो घर पर ही बज रहा था। काव्या को बहुत बुरा लग रहा था। शैलेंद्र उसका पति है, उसका हक है उसे देखने का, उसे छूने का। वो चाहता तो अपना हक जबरदस्ती भी ले सकता है, मगर शैलेंद्र ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। और आज ये उसने क्या कर दिया? 2 दिन बाद घर लौटे हैं और हाल चाल पूछने के बजाय उसे नाराज कर दिया। पता नहीं कहाँ गया होगा। अभी वो इसी उधेड़बुन में पड़ी थी कि गोलू जाग गया। उसने तुरंत जाकर गोलू को दूध दिया और नाश्ता ढककर रख दिया। इधर शैलेंद्र ऑफिस के लिए निकल गया था। रास्ते में ड्राइव करते हुए वो सोचता जा रहा था कि उसने क्या कर दिया। वो अपने आप पर काबू भी नहीं रख सका। काव्या क्या सोच रही होगी उसके बारे में? आज उससे ऐसी गलती कैसे हो गई? शाम को लौटने के बाद भी वह काव्या से नजरें नहीं मिला पा रहा था, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। कहाँ चले गए थे? फोन भी नहीं ले गए थे। वो ऑफिस में रिपोर्ट सबमिट करनी थी। पार्क नहीं चलेंगे? नहीं, तुम चली जाओ, मेरा मन नहीं है। तो रहने देती हूँ, मैं भी नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम चली जाओ गोलू को लेकर। गोलू तो आंटी के साथ चला गया है। तो ठीक है, तुम भी चली जाओ, मेरा मन नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। कहते हुए वो बेड पर लेट गया। थोड़ी देर में काव्या उसके लिए चाय बना लाई और उसको देते हुए बोली, पीठ दर्द कैसा है? ठीक है। वो काव्या की ओर देख भी नहीं रहा था। चाय पीकर आप लेट जाइए, मैं बाम लगा देती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ, शैलेंद्र ने कहा। काव्या कुछ नहीं बोली। उसे पता था कि शैलेंद्र सुबह वाली बात से नाराज है, लेकिन वो कैसे उसे बताए कि सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वो कुछ समझ ही नहीं पाई। काव्या किचन में खाना बनाने चली गई और शैलेंद्र चुपचाप आंख बंद करके लेट गया। थोड़ी देर बाद गोलू भी आ गया तो शैलेंद्र उसके साथ खेलने लगा, मगर वह काव्या से बातचीत नहीं कर रहा था। खाना खाने के बाद शैलेंद्र गोलू को लेकर अंदर कमरे में चला गया। काव्या जब तक किचन समेट कर आई, शैलेंद्र सो चुका था। उसने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, इसलिए चुपचाप लेट गई। शैलेंद्र भी थके होने के कारण जल्दी ही सो गया था। अब शैलेंद्र काव्या से कटा कटा रहने लगा था। सुबह भी जल्दी ही ऑफिस चला जाता था और शाम को भी देर से आता था। ना तो काव्या के साथ पार्क जाता था और रात में भी खाना खाने के बाद सो जाता था। और अगर जाग भी रहा होता था तो पता नहीं किससे फोन पर बातें किया करता था। काव्या को ये बात अंदर ही अंदर चुभ रही थी कि हरदम हंसी मजाक करने वाला, बात बात में हाथ पकड़ लेने वाला, बिना बात के गले लगा लेने वाला शैलेंद्र अब उसकी तरफ देखता भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो वो नव्या के दुख से आजाद हो पाया है। अब उसकी वजह से फिर से खामोश हो गया है। आज उसने निश्चय कर लिया था कि वो शैलेंद्र से बात करके ही रहेगी। इसलिए खाना खाने के बाद जल्दी से रसोई का काम निपटाया और कमरे में आ गई। शैलेंद्र तब लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। सुनिए, वहीं बेड के बगल में खड़े होकर वह धीरे से बोली। हम उसकी नजरें अभी भी लैपटॉप पर ही थीं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। सॉरी। सॉरी किस लिए? वो उस दिन सुबह वाली बात पर वो कुछ सकुचाते हुए बोली। शैलेंद्र की आंखों के सामने उस दिन वाला नजारा घूम गया। लैपटॉप बंद करता हुआ वो काव्या की तरफ देखता हुआ बोला, तुम क्या कहना चाह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आप उस दिन वाली बात पर मुझसे नाराज है ना, तभी मुझसे बात नहीं करते, ना ही मेरे और गोलू के साथ शाम को पार्क में जाते हैं।
काव्या की बात सुनकर वह चौंक पड़ा। ये पगली अपने दिमाग में क्या बातें पालकर बैठी है। उसकी तो खुद ही काव्या से ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। नहीं काव्या, ऐसी बात नहीं है। मैं तो खुद ही बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं कैसे उस दिन मैं तुम्हें। आगे के शब्द उसके गले में ही रह गए। मुझे मालूम नहीं था कि आप आने वाले हैं। वो असल में मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए बिना फोन किए ही आ गया था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम दोनों ही बहुत awkward सिचुएशन में थे। तो आप मुझसे नाराज नहीं हैं? काव्या ने मासूमियत से कहा। काव्या, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। तो फिर देर से क्यों आते हैं? सुबह भी जल्दी चले जाते हैं। काव्या ने शिकायती लहजे में कहा। बस थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है, उसी में बिजी रहता हूँ। तो आप सच में नाराज नहीं हैं? नहीं काव्या, बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता। जो तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हर लड़की के अपने शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं। अपने भावी जीवन के सपनों को ताक पर रखकर तुम मेरे बेटे की माँ बनी हो, मुझे संभाला है। तो मैं कैसे तुमसे नाराज हो सकता हूँ? इसलिए अपने दिमाग से फालतू की बातें निकाल दो। बस हफ्ते 10 दिन की बात है, तब तक काम निपट जाएगा। चलो अब सो जाओ। इसके बाद शैलेंद्र ने लैपटॉप बंद किया और वहीं साइड में टेबल पर रखकर सो गया। थोड़ी देर बाद काव्या भी लेट गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कहने को तो शैलेंद्र ने उसे कह दिया है, लेकिन फिर भी उसका मन बहुत विचलित था। न जाने क्यों उसकी बातें पूरी तरह से सच नहीं लग रही थी, लेकिन उसे इतना भी विश्वास था कि शैलेंद्र कभी भी उससे झूठ नहीं बोलेगा। यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। क्या बात है, काव्या कुछ परेशान लग रही हो। आज काव्या के कहने पर शैलेंद्र उसको ऑफिस जाते समय कीर्ति के पास छोड़ गया था। चाय पीते समय काव्या को अनमना सा देखकर कीर्ति ने आखिर पूछ ही लिया। नहीं, कुछ नहीं, उसने धीरे से उत्तर दिया। यार, अब काफी दिन हो गए हैं हम लोगों को मिले हुए, तो इतना तो मैं तुझे जानने लगी हूँ। अगर बताना ना चाहो तो बात दूसरी है, वरना कुछ बात तो जरूर है। कहते हुए कीर्ति ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कीर्ति का अपनापन देखकर काव्या ने उसे उस दिन की सारी बात बता दी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब से वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे, घर भी लेट आते हैं, और अगर जल्दी आते भी हैं तो न जाने कहाँ फोन पर लगे रहते हैं। इसका मतलब तुम लोग अभी तक, मेरा मतलब है कि तुम लोगों की शादी को 6 महीने हो गए हैं। काव्या की बात सुनकर कीर्ति हैरान रह गई। फिर थोड़ा गुस्से में बोली। काव्या, अब तो तुमने हद कर दी। कब तक जाने वाले के पीछे जीते जागते लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती रहोगी? कीर्ति, हाँ काव्या, अगर नव्या तुम्हारी बहन थी तो मेरे लिए भी उससे कम नहीं थी। तुम शैलेंद्र भैया की पत्नी हो। क्या गलत चाहते हैं वो तुमसे? उनका पूरा हक है तुम पर, और तुम्हारा भी उन पर। यार, कब तक एक दूसरे से अनजान बने रहोगे? मैं ये कब बोल रही हूँ कि वो कुछ गलत चाहते हैं? तो फिर क्या है जो नॉर्मल पति पत्नी की तरह बिहेव नहीं कर पा रहे हो? अरे यार, जो कुछ भी तुम भैया के लिए महसूस कर रही हो वो पति पत्नी के बीच होना नॉर्मल बात है। क्या तुम इतने महीने में अभी भी भैया के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो? ऐसी बात नहीं है कीर्ति, मैं हर तरह से तैयार हूँ, लेकिन ना जाने क्यों उस दिन दीदी की फोटो देखकर तो तुम उस फोटो को अपने बेडरूम से बाहर कर दो। कीर्ति, ये क्या बोल रही हो? वो लगभग चिल्लाते हुए बोली। मैं सही बोल रही हूँ। हो सकता है तुम्हें सुनने में बुरा लगे, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो पति पत्नी के संबंधों में दरार डाल रही हो बेडरूम में नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो नव्या की तस्वीर क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तस्वीर हटाओ ना हटाओ, पर अपने दिल से तो ये महसूस करो कि शैलेंद्र भैया तुम्हारे पति हैं, और तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उन्हें हर तरह से खुश रखो। वैसे भी नव्या को गए 2 साल होने जा रहे हैं ना। हाँ, अगले हफ्ते से गोलू 2 साल का हो जाएगा। तो तुम दोनों पति पत्नी कब बनोगे? काव्या हैरानी से कीर्ति की ओर देखने लगी। मतलब ये मेरी जान, कि केवल 7 फेरों से कोई पति पत्नी नहीं बन जाता है। पति पत्नी के संबंध में कोई झिझक, कोई संकोच कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी शादी नॉर्मल हुई होती, मतलब अगर तुम पहले जीजा साली के रिश्ते में ना रहे होते, तो क्या तब भी इतनी ही दिक्कत होती तुम लोगों को एक दूसरे को अपनाने में? उसकी बात से काव्या सोच में पड़ गई। कीर्ति धीरे से उसका हाथ दबाते हुए बोली। एक बात और, अगर भैया को आगे बढ़ने में झिझक हो रही है तो तुम आगे बढ़ो, लेकिन इससे पहले कि चीजें बिखर जाएं उन्हें समेट लो। काव्या जी, कल सुबह तैयार हो जाना, कहीं जाना है।
हाँ, गोलू को लेकर मंदिर चलना है, कल उसका जन्मदिन है ना। अगले दिन सुबह पुष्पा जी और कौशल जी गोलू को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए। उन्होंने गोलू को प्यार किया और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उनको तैयार देखकर काव्या ने पूछा, आंटी आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहे हैं, शाम तक आएंगे। थोड़ी देर बाद काव्या और गोलू भी तैयार हो गए। शैलेंद्र सबसे पहले उन्हें लेकर मंदिर गया। मंदिर के दर्शन करने के बाद शैलेंद्र ने गाड़ी घर की तरफ न मोड़कर दूसरी तरफ मोड़ दी। काव्या शैलेंद्र से बोली, हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ किसी के घर जा रहे हैं, वहां पर आज गृह प्रवेश की पूजा है। थोड़ी दूर चलकर शैलेंद्र ने गाड़ी एक बहुत ही सुंदर घर के बाहर रोक दी। काव्या उतरते ही घर को ध्यान से देखने लगी। पूरे घर में फूलों की लड़ियों की बहुत सुंदर सजावट की गई थी। घर के बाहर नाम लिखा हुआ था आसियाना। मेन गेट से घुसते ही फूलों से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सुस्वागतम, और साइड से फूलों की लड़ियां व रंग बिरंगी कपड़ों से सजावट की गई थी। काव्या ने धीरे से शैलेंद्र से पूछा, हम लोग बहुत जल्दी नहीं आ गए? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है, यही समय दिया गया था, हो सकता है सब लोग अंदर हों। ऐसा कहकर उसने गोलू को गोद में ले लिया और काव्या का हाथ पकड़कर अंदर की ओर चलने लगा। अंदर फिर एक दरवाजा था जो बंद था। काव्या ने हैरानी से शैलेंद्र की ओर देखा। शैलेंद्र ने आगे बढ़कर घंटी बजाई। घंटी बजते ही अंदर से किसी ने दरवाजा खोला, मगर खोलने वाला दिखाई नहीं दिया। दरवाजा खुलते ही सामने बड़ा सा हॉल दिखाई दिया जिसमें पूरी पूजा की तैयारी थी और पंडित जी बैठे हुए थे। शैलेंद्र ने काव्या का हाथ थामकर फिर आगे कदम बढ़ाए। हॉल में प्रवेश करते ही सामने देखकर काव्या चौंक पड़ी। सामने उसके मम्मी पापा, चाचा चाची जी, रश्मि दीदी, जीजा जी, आंटी, अंकल, जतिन, कीर्ति, गौरव और कुछ और लोग जिन्हें काव्या नहीं जानती थी, वो सब खड़े ताली बजा रहे थे। वो हैरानी से शैलेंद्र की ओर देखने लगी। शैलेंद्र ने धीरे से उसके कान में कहा, मुझे भी सरप्राइज देना आता है। सबको एक साथ देखकर काव्या खुशी से रोने लगी। शादी के बाद से आज पहली बार वो इन सब से मिल रही है। वो भागकर अपनी माँ के गले लग गई और दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगी। अरे भाई हम भी हैं, महेश जी अपनी बेटी से बोले। काव्या माँ को छोड़कर पापा के गले लग गई। इसके बाद उनसे अलग होकर उसने चाचा चाची जी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और चाची जी के गले लग गई। फिर आगे बढ़कर उसने रश्मि और मुकुल के पैर छुए तो रश्मि ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। कैसी हो? ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? आगे बढ़कर वो जतिन के सामने खड़ी हो गई तो जतिन बोला, कैसी हो? इतने में रश्मि बोली, पैर छुओ, भाभी हैं तुम्हारी। भाभी होंगी बाद में, पहले मेरी दोस्त हैं। कहते हुए जतिन ने काव्या को साइड हक कर लिया। इस पर सब हंसने लगे। पुष्पा जी और कौशल जी भी वहीं खड़े काव्या को हैरानी से शैलेंद्र की ओर देखते हुए बोली, ये किसका घर है? तुम्हारा। सब लोग एक साथ बोले। काव्या को तो ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये उसी के घर के गृह प्रवेश की पूजा है। पूजा की सभी तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। इसके बाद पंडित जी के बुलाने पर काव्या और शैलेंद्र पूजा में बैठे। रश्मि ने दोनों का गठबंधन कर दिया। पूजा के साथ पंडित जी ने काव्या और शैलेंद्र से पूरे घर में आरती की थाली लेकर घूमने को कहा। काव्या को कुछ पता न होने के कारण शैलेंद्र आगे आगे चल रहा था और काव्या उसके पीछे पीछे। सबसे पहले दोनों पूजा घर में गए। वहां पर काव्या ने भगवान की आरती की और पलटकर जाने लगी तो उसकी नज़र साइड की दीवार पर पड़ी जहां नव्या की तस्वीर थी। उस पर हार चढ़ा हुआ था। वो धीरे धीरे नव्या की तस्वीर के पास जाकर खड़ी हो गई। शैलेंद्र भी उसके पीछे पीछे आकर खड़ा हो गया। नव्या की फोटो के कांच में शैलेंद्र का अक्स ऐसे नजर आ रहा था मानो वो नव्या के पास से निकलकर काव्या की ओर आ रहा हो। उसने काव्या के कंधे पर हाथ रख दिया। काव्या ने पलटकर एक नज़र शैलेंद्र को देखा और फिर नव्या को। नव्या मुस्कुरा रही थी। आज फिर एक बार हमेशा की तरह उसने अपना सब कुछ काव्या को दे दिया था। चलें, शैलेंद्र ने काव्या से कहा। काव्या पलटकर शैलेंद्र के पीछे चल दी। दोनों ने पूरे घर में पंडित जी के कहे अनुसार आरती की थाली घुमाई। पंडित जी के जाने के बाद जतिन ने टेबल पर केक लगाकर रख दिया। सबने मिलकर गोलू का जन्मदिन मनाया और फिर सबने बैठकर एक साथ खाना खाया। शाम होते होते बाकी मेहमान जा चुके थे, केवल घर वाले ही रह गए थे। अच्छा, अब हम लोग भी चलते हैं, कौशल जी ने शैलेंद्र से कहा। आप लोग मत जाइए, आज यहीं रुक जाइए ना।
काव्या तुरंत बोली, नहीं बेटा, अब जाने दो, रात बहुत हो रही है, फिर हम लोग कौन सा बहुत दूर हैं, 4 कदम की दूरी पर ही तो घर है, रोज ही आते जाते रहेंगे। गौरव कीर्ति, जो निकलने के लिए तैयार थे, बोले, चलिए हम उधर से आप लोगों को छोड़ते हुए निकल जाएंगे। काव्या ने आगे बढ़कर कौशल जी और पुष्पा जी के पैर छुए, दोनों गाड़ी में बैठ गए। काव्या कीर्ति के गले लग गई। कीर्ति ने काव्या के कान में कहा, अब नए घर में आ गई हो तो नई जिंदगी की शुरुआत कर लो। कीर्ति की बातों का मतलब समझते हुए काव्या ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। शैलेंद्र ने गौरव को कस के गले लगा लिया और बोला, थैंक्स यार, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। छोड़ यार, अगर थैंक्स बोलना ही है तो एक काम कर, बस अब ये दूरियां खत्म कर दे यार। शैलेंद्र ने गौरव का हाथ अपने हाथों में लेते हुए आंखों ही आंखों में उसे सहमति दी। आज काव्या बहुत खुश थी। सभी घर वाले आज एक साथ उसके पास इतने दिनों के बाद थे और गोलू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अक्सर वीडियो कॉल पर बात करने की वजह से अब वो सबको पहचानने लगा था। वो कभी इसके पास कभी उसके पास जा रहा था और उसकी तोतली बोली और हरकतों से सभी को बहुत मजा आ रहा था। चाची जी कुछ दिन और रुक जाती ना हम लोगों के साथ, शैलेंद्र ने चाचा चाची से कहा। नहीं बेटा, अब हमें ना रोको, बल्कि तुम लोग आने की तैयारी करो। क्यों चाची जी, काव्या ने पूछा। अरे भाई, अपनी देवरानी लानी है कि नहीं? देवरानी? हाँ, जतिन के लिए लड़की देखी है, लेकिन उसका कहना है फाइनल तभी होगा जब रश्मि और काव्या ओके कर देंगे। काव्या और जतिन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के बीच जो समझौता हुआ था उसे दोनों ही पूरे दिल से निभा रहे थे। दीदी, आप लोग ही रुक जाइए ना। अरे भाई, हम लोग तो आ गए, यही बड़ी बात है। तू तो अपने जीजा जी को जानती है ना, उनके लिए तो टाइम निकालना ही बहुत मुश्किल काम है। अगर बात शैलेंद्र की ना होती तो शायद आते भी नहीं। देख रही हो, अभी भी लैपटॉप पर ही मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अगले दिन चाचा जी, चाची जी, जतिन, रश्मि और मुकुल के साथ ही काव्या के पापा महेश जी भी निकल गए। माँ को काव्या ने जिद करके कुछ दिनों के लिए रोक लिया, जिससे कि नए घर में शिफ्ट होने में मदद मिल सके। रात में खाना खाने के बाद जब काव्या गोलू को लेकर अंदर सोने के लिए जाने लगी तो सुलोचना जी बोली, गोलू को मेरे पास ही सोने दो, कुछ दिन नानी के साथ भी रह ले, फिर तो मैं चली जाऊंगी। उनके कहने पर गोलू को उन्हीं के पास छोड़कर काव्या कमरे में आ गई। कमरे में शैलेंद्र नहीं था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा शैलेंद्र बालकनी में खड़ा है। वो बालकनी में जाने लगी कि अचानक उसकी नजर बेड के सामने की दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी, जिसमें काव्या और शैलेंद्र गोलू का एक एक हाथ पकड़कर पार्क में चलते हुए गोलू की ही किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। और सामने से पुष्पा जी ने ये तस्वीर खींचकर शैलेंद्र को भेज दी थी। तस्वीर देखकर काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बालकनी में गई जहां शैलेंद्र रेलिंग से हाथ टिकाकर आसमान की ओर देख रहा था। काव्या भी उसके बगल में जाकर खड़ी हो गई। शैलेंद्र ने एक नज़र काव्या को देखा, फिर आसमान की ओर देखने लगा। काव्या शैलेंद्र के दिल की हालत समझ रही थी। कहीं ना कहीं वो महसूस कर रही थी कि आज शैलेंद्र नव्या को याद कर रहा है, और क्यों ना करे, उसे पूरा हक है नव्या को याद करने का। आखिर नव्या उसकी पहली पत्नी और पहला प्यार है। बेशक अब काव्या उसकी पत्नी बन गई है, लेकिन फिर भी नव्या की जगह वो कभी नहीं ले सकती और ना ही वो लेना चाहती है। कुछ देर खामोशी के बाद काव्या बोली, पता है, जब मेरी दादी की डेथ हुई थी मैं बहुत छोटी थी और दादी को याद करके बहुत रोती थी। फिर एक दिन दीदी ने मुझे समझाया कि जिन्हें हम बहुत चाहते हैं वो मरने के बाद कहीं नहीं जाते हैं, बल्कि तारा बन जाते हैं, और तारा बनने के बाद भगवान के पास रहकर ही हमारी खुशियों की दुआ मांगते हैं। मुझे नहीं मालूम ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, लेकिन इस बात से मुझे तसल्ली बहुत मिली थी और मुझे लगता था मेरी दादी भी तारा बन गई हैं। फिर मुझे कभी दादी की कमी नहीं महसूस हुई, क्योंकि जब भी मुझे उनकी याद आती थी मैं तारों से बातें कर लिया करती थी। अब शैलेंद्र ने भी कहना शुरू किया, जानती हो काव्या, ये आशियाना मेरा और नव्या का सपना था। हम दोनों ने मिलकर ही इसे डिज़ाइन किया था और बनवाना भी शुरू कर दिया था। इसके बाद जब प्रेगनेंसी के टाइम नव्या यहाँ से चली गई तो मैंने ये सोचकर काम रुकवा दिया कि अब उसके वापस आने के बाद ही फिनिशिंग करवाऊंगा। काव्या को याद आया कि नव्या ने एक बार उसे बताया था कि हम लोग घर बनवा रहे हैं, मगर उसके जाने के बाद उसके दिमाग से ये बात उतर गई और न ही कभी शैलेंद्र ने इस बात का जिक्र किया,
नव्या के जाने के साथ ही मैंने इस घर को पूरा करने का इरादा भी छोड़ दिया। फिर काव्या की तरफ देखते हुए बोला, मगर बीते कुछ समय से मन में फिर से नई उम्मीदें जागी हैं। जिंदगी को फिर से जीने की तमन्ना जाग उठी है। अपने सारे सपनों को पूरा करने का इरादा मजबूत हो गया है और इसकी वजह सिर्फ तुम हो काव्या। बोलते हुए शैलेंद्र ने काव्या के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। तुमने मेरी बेरंग जिंदगी को अपने प्यार के रंग से भर दिया है। पहले जब मैं आंखें बंद करता था तो मुझे नव्या दिखाई देती थी, अब मुझे सिर्फ तुम ही तुम दिखती हो। काव्या चुपचाप शैलेंद्र की बातें सुन रही थी। काव्या, मेरी जिंदगी अब तुमसे ही शुरू होकर तुम पर ही खत्म होगी। पिछले दिनों जब तुम्हें लगता था कि मैं नाराज हूँ, तो मैं नाराज नहीं था, बल्कि मैं ये घर जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाहता था, ताकि गोलू के बर्थडे पर तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। और इसीलिए सुबह भी जल्दी निकलता था, रात में भी देर से आता था, और वजह भी तुम्हें नहीं बता सकता था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जानती हो इस घर का नाम आसियाना किसने रखा है? दीदी ने। हाँ, इस घर का नाम नव्या ने ही रखा है। काव्या, अब ये आसियाना मेरा और तुम्हारा है। मुझे नहीं मालूम है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। फिर काव्या के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, काव्या, आई लव यू। काव्या के कानों से होते हुए ये शब्द उसके दिल की गहराइयों में उतर रहे थे, क्योंकि उसका भी यही हाल था। वो भी अब शैलेंद्र के बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं पा रही थी। अब उसके दिमाग से सारी उथल पुथल, सारी उलझनें शांत हो चुकी थीं। उसे अपना रास्ता और अपनी मंजिल मिल चुकी थी। आखिर उसने शैलेंद्र के साथ 7 फेरे लिए हैं। अग्नि को साक्षी मानकर उसे वचन दिए हैं। हर परिस्थिति में उसका साथ निभाने का वादा किया है। अगले जन्म का तो पता नहीं, लेकिन इस जीवन में वो उसकी अर्धांगिनी है, और उसका फर्ज बनता है कि वो शैलेंद्र के जीवन की हर कमी को पूरा कर दे। शैलेंद्र की बातों में काव्या इस कदर खो गई कि उसे एक शब्द भी बोलने का ध्यान नहीं रहा। जब शैलेंद्र को काव्या की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो वो मायूस हो गया। शायद काव्या अभी भी तैयार नहीं है, और वो पलटकर अंदर जाने लगा। शैलेंद्र को अंदर जाते देखकर काव्या को जैसे होश आया, और उसे कीर्ति की बात याद आ गई कि अगर उसे आगे बढ़ने में हिचक हो रही है तो तुम आगे बढ़ जाओ। और वो दौड़कर पीछे से ही शैलेंद्र के सीने में हाथ डालकर उसकी पीठ से लिपट गई। आज वो किसी भी कीमत पर शैलेंद्र को नाराज नहीं करना चाहती थी। आज वो शैलेंद्र को उसके पति होने के सारे हक देना चाहती थी, उसे सारी खुशियां देना चाहती थी, और वो खुद भी पत्नी होने के सारे हक चाहती थी। शैलेंद्र के साथ नए जीवन की शुरुआत पूरी तरह से करना चाहती थी। शैलेंद्र ने काव्या के स्पर्श को महसूस करके ऐसे ही काव्या के हाथों पर अपनी पकड़ बनाई और धीरे से पलट गया। काव्या आंखें बंद किए हुए थी। शैलेंद्र ने उसकी ठोड़ी को पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया। ऐसे आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा। आंखें खोलो, आंखें खोलो काव्या, मेरी तरफ देखो। देखो कि इन आंखों में केवल तुम्हारी ही तस्वीर बसी है। अब इन आंखों में आने वाले हर सपने में मेरे साथ केवल तुम ही हो। जो कुछ बीत गया वो मेरा अतीत था, तुम मेरा वर्तमान हो, और तुम ही मेरा भविष्य हो। काव्या ने धीरे से आंखें खोल दी। शैलेंद्र की नजरें उसकी नजरों से टकराईं। काव्या, आई लव यू, वो धीरे से बोली, आई लव यू टू। सुनते ही शैलेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने काव्या को गले लगा लिया। आज काव्या ने भी शैलेंद्र की पीठ पर हाथ कस दिए। थोड़ी देर बाद शैलेंद्र ने उसे अपने आप से अलग किया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। काव्या ने भी शैलेंद्र के गले में अपनी बाहें डाल दी। दोनों अभी भी एक दूसरे को देखे जा रहे थे। शैलेंद्र धीरे धीरे कदमों से अंदर की ओर चल दिया। कमरे में जाकर उसने काव्या को बेड पर लिटा दिया और खुद जाकर दरवाजे पर कुंडी लगाकर लाइट बंद कर दी। अब कमरे में अंधेरा हो गया था, केवल खिड़कियों से छनकर चांद की रोशनी आ रही थी। शैलेंद्र धीरे से जाकर बेड पर बैठ गया। उसके बैठते ही काव्या की धड़कनें तेज हो गईं। इधर शैलेंद्र के दिल में भी कम हलचल नहीं थी। उसने काव्या का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और उसके माथे को चूम लिया। फिर उसने बारी बारी से काव्या की दोनों पलकों को चूम लिया और शर्म से लाल हो रहे गालों पर भी उसने होठ रख दिए। इसके बाद उसने काव्या के गुलाबी होठों पर अंगूठा फिराते हुए पूछा, क्या मुझे इजाजत है कि मैं इन पर अपने प्यार की मोहर लगा सकूं?
काव्या ने शर्मा कर नजरें झुका लीं। उसकी मौन स्वीकृति पाकर शैलेंद्र ने धीरे से उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। काव्या के हाथ खुद ब खुद शैलेंद्र की पीठ पर कसने लगे। दोनों मदहोशी से एक दूसरे के अधर रस का पान कर रहे थे। शैलेंद्र ने धीरे से काव्या को लिटा दिया और खुद उसके बगल में आकर लेट गया। दोनों अभी भी एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। आज काव्या भी शैलेंद्र का भरपूर साथ दे रही थी। थोड़ी देर बाद शैलेंद्र के हाथ काव्या के मखमली पेट पर रेंगने लगे। अपने पेट पर उसकी उंगलियों की हरकत को महसूस कर काव्या मचल उठी और अपना हाथ शैलेंद्र के हाथ पर रख दिया। शैलेंद्र ने अलग होकर उसकी ओर देखा तो उसने शर्माते हुए चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अब शैलेंद्र उसकी गर्दन पर किस करने लगा। काव्या के पूरे बदन में करंट सा दौड़ रहा था। थोड़ी देर बाद शैलेंद्र के हाथ काव्या के पेट से ऊपर की ओर खिसकने लगे। उसने धीरे से काव्या के साड़ी के पल्लू को उसके कंधे से सरका दिया। काव्या की सांसें तेज चलने लगीं। आज काव्या उसकी किसी बात का विरोध नहीं कर रही थी। आज वो पूरी तरह से अपने आप को शैलेंद्र के लिए समर्पित कर देना चाहती थी। आज दो तड़पते हुए दिल एक दूसरे के मिलन को व्याकुल हो रहे थे। शैलेंद्र के हाथ काव्या के शरीर पर रेंगते हुए मनमानी कर रहे थे और काव्या भी आतुर होकर इस मनमानी में उसका साथ दे रही थी। शैलेंद्र काव्या के संगमरमर से तरासे हुए बदन से खेल रहा था। वो धीरे से काव्या के कान में फुसफुसाया, काव्या तुम बहुत सुंदर हो। शैलेंद्र की बात का मतलब समझकर काव्या ने शर्माते हुए आंखें बंद कर लीं। अब शैलेंद्र धीरे से काव्या के ऊपर आ गया और उसके पूरे शरीर पर अपने होठों से प्यार की छाप छोड़ने लगा और फिर दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में समा गए। आज ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गर्म तपती तड़पती हुई धरती को आकाश ने अपने बादलों से सींच दिया हो। देर से ही सही दोनों का मिलन परिपूर्ण हुआ और इस प्यार भरे मिलन की गवाही खिड़की से झांकता हुआ चांद भी दे रहा था। वो भी आज बहुत खुश है। साथ ही दूर कहीं एक तारा भी मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।